दुष्यंत जब आए मेरे गांव में तो मेरे गांव के लोगों से एक गुजारिश है कि वो पूछें उससे कि जो ये दारू के ठेके तुमने गांव में शहर में इतने भरपूर बनाए हैं, क्या ऐसा हरियाणा देखना चाहते हो कि हमारे छोटे छोटे कॉलेज में जाने वाले बच्चे भी खूब दारू पिए? क्या तुम इस तरह के हरियाणा का सपना देख रहे हो? या फिर उनसे पूछिएगा वो सवाल जो ठेकेदार पूछते हैं। वो कहते हैं कि पहले सड़क पर 5% देना होता था, अब आजकल 20% तो पहले जमा कराना होता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये भी आप पता करिए। आप ये देखिए, क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर लोग एवं ही आरोप लगा देते हैं? क्योंकि मैं नहीं मानता कि बिना मतलब कोई बात कहीं से उठती होगी। थोड़ी बहुत तो उठती ही होगी, थोड़ी बहुत तो मतलब कोई ना कोई सच्चाई तो इसमें होगी ही। मैं जिन लोगों को अच्छे से जानता हूं और जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि ये लोग मतलब अपने टाइम पर अच्छे लोग रहे होंगे और आज भी समाज में एक रेपुटेशन रखते हैं, वो लोग हमको बताते हैं कि हमारा जो डिप्टी है वो अभी उसने कमीशन बांधा हुआ है हर चीज का। अब ये तो उससे डील करने वाले जाने और वो ही बताते हैं हमको। अब हमारे पास तो सबूत तो है नहीं, लेकिन ये तो पक्का है कि कोई नेता इस बात की चिंता किए बिना जिन लोगों ने उसको बनाया है, जिन लोगों ने उसको वोट दिया है, उनकी चिंता किए बिना अगर कोई अपने ही प्रोपेगेंडा, अपने ही एजेंडे को चलाता रहता है तो यकीनन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके भरोसे वो बैठा है। शायद वो ये सोच रहा हो कि खूब सारा पैसा कमा लेता हूं और जो ये पैसा कमाऊंगा इस पैसे से हम कल को वोट खरीद लेंगे तो हमें मुद्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप ऐसा भारत बनाना चाहते हैं? यही बड़ा सवाल है। दूसरी बात, मेरे ही गांव में मेरे कुछ साथी हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरे जूनियर हैं, मेरे परिवार से भी कुछ लोग हैं। जैसे मैं अब नाम नहीं लूंगा, एक ग्रुप बना हुआ है जिस टाइम पर स्कूलों के अंदर मतलब बीजेपी के जो नेता लोग थे वो बहुत प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि मोतीलाल बार बार कह रहा था कि बहुत जल्दी सबको वैक्सीन लगनी चाहिए और वो लोग भी प्रयास कर रहे थे, बता रहे थे आज स्कूल में मतलब वो होगा, कैंप लगेगा, आप भी भागिए, आप जाइए और सब जो मतलब बहुत जल्दी लगवाइए, नहीं तो तुमको राशन नहीं मिलेगा और अभी तो जो है वो फ्री मिल रही है, फिर बाद में 5,000 रुपए लगेंगे या 3,000 रुपए लगेंगे, ऐसी भी बातें आई थी। अब वो बातें जिन्होंने कही थी, मैंने उनको फोन करके बोला कि भाई अपनी मतलब इस सरकार के अंदर बैठे हुए चापलूसों की चापलूसी के चक्कर में क्यों अपने गांव के लोगों को मौत की गर्त में लेकर के जा रहे हो? लेकिन नहीं, समझ में नहीं आया भाई, सच बता रहा हूं, समझ में नहीं आया। और ये बात बहुत चुभती है कि हमारे अपने ही लोगों ने अपने ही लोगों को लपेटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार में बैठे लोगों को दिखाना चाहते थे कि हम उनके कितने बड़े चापलूस हैं। आज भी ये हो रहा है, आज भी इस तरह के कार्यक्रम। अच्छा, आप एक बात बताइए, जिस नेता को कोई पूछता नहीं है, जिस नेता को कोई पसंद नहीं करता है, उसको गांव में लाने का तुक क्या है? और कौन लोग लेकर आएंगे? क्यों दिखाना चाहते हैं कि वो नेता हमारे साथ जुड़ा हुआ है जब वो सत्ता में है? क्योंकि उनको उस सत्ता में बैठे आदमी से मलाई खानी है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी गुड बुक्स में आकर वो टिकट लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब यहां अगर हमने किसी के ऊपर नाजायज अगर कोई आरोप लगाने हैं, नाजायज किसी के ऊपर अत्याचार करने हैं, तो हमको आसपास की पुलिस, यहां के डीएसपी, यहां के थानेदार को बताना होगा कि सत्ता में हमारे लोग बैठे हुए हैं।
फिर आप किसी को भी बेघर कर सकते हैं, फिर आप किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, फिर आप कोई भी मतलब नशे का कारोबार कर सकते हैं, फिर आप पुलिस से सेटिंग कर सकते हैं, फिर आप मतलब दलाली कर सकते हैं, फिर आप अपने ही लोगों को लड़वाने का अधिकार ले लेते हैं, फिर आप अपने ही समाज को तोड़ने के लिए काम कर सकते हैं। क्या कोई पूछेगा कि जो गांव में मिल लगा है? अभी मेरे एक साथी हैं, उन्होंने मेरी एक वीडियो डाल दी जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि सरकार गांवों को उजाड़ने के लिए काम कर रही है, और ये सिर्फ यहां की सरकार नहीं, हर जगह की सरकार। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी, शायद वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे को स्लोली पूरा कर रही थी, शायद वो उनकी स्पीड से नहीं कर रही थी, और उनको पता है कि जो ये बीजेपी वाले हैं ये तो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के गुलाम होकर के और पूंजीपतियों के इशारे पर ही काम करते हैं, तो इसीलिए उनको सरकार दे दो, वहां पर सरकार में बिठा दो। शायद इसलिए उनको सरकार में बिठाया होगा। मैं ये कह रहा हूं साथियों कि क्या किसी ने पूछा कि उद्योगों से क्या वाकई में आपको रोजगार मिलता है? एक बात बताइए, आपके गांव में लघु उद्योग होगा तो ज्यादा रोजगार मिलेगा, या कोई बड़ा उद्योग होगा उसमें ज्यादा रोजगार मिलेगा? अगर आपके उद्योग होंगे तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, आप ज्यादा संपन्नता कमा सकते हो, ज्यादा आत्मनिर्भर हो सकते हो। लेकिन यदि कंपनी बड़ी है तो कंपनी का बेनिफिट होगा ना मेरे भाई। जब कोई कंपनी आपको 50,000 रुपया सैलरी देती है तो तब दे सकती है जब आप 5 लाख का काम करते हो। तो जब किसी और कंपनी के लिए आप 10 गुना काम करके उसका 10वां हिस्सा तनख्वाह लेते हो, तो फिर उस सरकार को आप उस कंपनी के लिए जो काम कर रहे हो, आप अपने लिए क्यों नहीं करते वो काम? ये सवाल है। लेकिन इसके लिए आपको कोई भी व्यक्ति नहीं समझाएगा कि तुमको अपने लिए काम करना चाहिए, तुमको अपने आप को ग्रो करने के लिए। आप समझिए इस बात को कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो बहुत पछताएंगे आप। इसलिए गांव वालों से मेरी गुजारिश है कि भाई कल जब वो आए, कल नहीं परसों यानी कि 10 तारीख को, अगर 10 तारीख को जब वो आए तो उससे पूछना आप कि किस तरह का हरियाणा बनाना चाहते हो। 5 साल में तुमने बता दिया कि तुम्हारे नाना की शराब की फैक्ट्री है और तुमको रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिला हुआ है, तो तुम सिर्फ शराब के ठेके ही खोलने वाले हो। नशा कम हुआ या ज्यादा हुआ ये देखिए, रोजगार ज्यादा हुआ कि कम हुआ ये देखिए, भाईचारा टूटा कि भाईचारा बना ये देखिए, और जहां जहां जिस गांव में जबरदस्त वैक्सीनेशन हुआ वहां लोगों के क्या हाल हैं ये देखिए। कागजों में जिसके लगे मैं उसकी कहानी नहीं पूछ रहा हूं। हमने पिछली अपनी वीडियो में एक बात कही थी कि भैया अपने गांव में अपनी टीम तैयार करो, बहुत जल्दी हम आ रहे हैं, हम लोगों को हम विजिट करने आ रहे हैं। यदि गांव में लोग तैयार होते हैं तो आपके गांव में जो इनके अमृत प्याले हैं, जो बूटी लगाई है इन्होंने 2-2, उसके जो साइड इफेक्ट हैं उनके फॉर्म भी भरे जाएंगे। हम कंपनी के ऊपर 10 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए तक के मुआवजे की फाइल डालने वाले हैं। हजारों लाखों लोग जब खड़े होंगे अपने मुआवजे के लिए, तब पता चलेगा इन कंपनियों को और सरकारों को कि इनके गुलाम, पूंजीपतियों के गुलाम होकर अपने देश के लोगों की जान संकट में कैसे डाली जाती है। जब आप अपने बैंकों में अपना कैश लेने चले जाओगे तो बैंकों को पता चलेगा कि बिना मतलब के डिजिट छापने का क्या मतलब होता है। जब आप अपने 500 2-2 हजार रुपए बैंकों में लगाकर अपना रुपया मांगोगे, रुपए के नोट लगा करके अपना रुपया वापस मांगोगे, अपना धन मांगोगे, तो पता चलेगा कि किस तरह से ये पूरा गेम खेल रहे हैं।
कुछ लोग कहते हैं ये तो फिएट करेंसी है, कुछ लोग कहते हैं ये करेंसी है, इसके बदले में कुछ नहीं मिलता है, किसी के बदले में नहीं मिलता है, तो फिर ये जो लिखा हुआ है नोट के ऊपर मैं धारक को इतने रुपए देता हूं, इसका क्या मतलब है? फिर इस एफिडेविट का क्या मतलब रह जाता है? ये तो पूछना पड़ेगा ना उनसे। तो आप सब लोग जो भी मेरे गांव के आसपास के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल हम लोग निकलेंगे, भिवानी में हम लोग जा रहे हैं, और भिवानी के लोगों से लोहारू में एक गिगनाऊ जो गांव है वहां शिव मंदिर में एक पंचायत होनी है, जो बीजेपी का एक बिगड़े बोल वाला मंत्री है, जिनके बिगड़े बोल होंगे, जो वाहियात लोग होंगे, उनको बड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट देती है बीजेपी। उनको मंत्री पद भी देगी, उनको कोई ना कोई संस्था का अध्यक्ष बना देगी, उनकी पूरी इज्जत करेगी। जो समाज के लिए बात कर रहे हैं उनको जेल भेजना होता है इनको, तो आप जानते ही हैं। तो उसके लिए पंचायत रखी हुई है, उस पंचायत में हम लोग जा रहे हैं। बाकी ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको बताया ही था कि ट्रेनिंग होनी है जनता सरकार मोर्चा की 14, 15, 16 तारीख को, और भिवानी के निमड़ी वाली में ट्रेनिंग होनी है। मैं नंबर बोल देता हूं, आप नंबर लिख लीजिए, इसके अंदर भी आप मैसेज में डाल दीजिए प्लीज। कोई साथी है साथ में लिख दीजिए, कुलदीप डबास का ये नंबर है। कुलदीप का नंबर है 96549 और 64827, 96549 64827, कुलदीप डबास। तो आप लोग इसमें नंबर डाल दीजिए। इस नंबर, ये कुलदीप का नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करके आप पूछिए कि आपको ट्रेनिंग में आना है, आप ट्रेनिंग में शामिल होइए। इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की पोल हम खोलेंगे, आपको बताएंगे कि ये शराब के ठेके क्यों खोले जा रहे हैं, ये जो शिक्षण व्यवस्था आपके बच्चों को नौकरी के पीछे लगा रही है, और ये जो मानसिकता तैयार हो रही है कि कंपनियां और फैक्ट्रियां आपके गांव में रोजगार लेकर आएंगी, इससे पार पाना बड़ा जरूरी है। आपको समझ में आना जरूरी है, कंपनियां रोजगार नहीं दे सकती। आपके आसपास बहुत सारी कंपनियां होंगी, अपने गांव के आसपास की जमीन में जो हैं, उस कंपनी में जाकर पता करिए गांव के कितने बच्चों को रोजगार मिला है। जो पूरा गेम प्लान है वो ये है कि हर व्यक्ति को उसकी जड़ों से दूर लेकर जाना है। बिहार से नौकरी करने के लिए दिल्ली में आएंगे, यहां से गांव से नौकरी करने किसी शहर में जाएंगे, छोटे शहर से नौकरी करने बड़े शहर जाएंगे, बड़े शहर से नौकरी करने विदेश में जाएंगे, पैसा कमाने कहीं भी जाएंगे। असली मकसद आपकी जड़ों को काटना है। जब आपकी जड़ें कट जाएंगी तब आप शरणार्थी बन जाएंगे। जब आप शरणार्थी बन जाएंगे तो अब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, तब आप अपनी जड़ों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और जब आप अपनी जड़ों की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो फिर आपके पल्ले ही कुछ नहीं है। आपकी अगली संतानों का हाल देख लीजिए। जो लोग गांव छोड़कर गए थे आज से 20 साल पहले, उन्होंने शहरों में जाकर के अपनी कोठियां बना ली। लोगों को लगा गाड़ी ले ली, कोठी ले ली, बहुत सारा बिजनेस खड़ा कर लिया, दुकान ले लिए, प्लॉट ले लिए, और लगा कि बड़ी तरक्की है शहर में। उनके बच्चे पढ़ने लगे, गांव में आकर के मोटरसाइकिल पर, कारों में घूमने लगे, तो हमें लगा कि शहरों में तरक्की होगी शायद, और इस जगह पर प्लॉट ले लेते हैं, अपना मकान बना लेते हैं। आज पता चलता है उनके सारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, नशेड़ी हो रहे हैं, रोज नशे का व्यापार बढ़ रहा है। गांव में कहते हैं यहां किसी से किसी को मतलब नहीं है। शहर में जाकर पूछो तो नाम भी नहीं पता, गांव में कम से कम नाम तो पता है। गांव में कहते हैं ये जलते हैं एक दूसरे से, जलते नहीं है भाई। व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि आपको अपने ही पड़ोसी में इतनी सारी कमियां दिखने लग जाएं, किसी ना किसी मुद्दे पर, कभी धर्म के मुद्दे पर, कभी जात के मुद्दे पर, कभी पॉलिटिक्स के मुद्दे पर, कभी राजनीति के मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर आपको बांटना मकसद है। और आप जब इकट्ठे होने वाली बात कहेंगे, जैसे जनता सरकार मोर्चा आपको एक साथ बढ़ करने की बात कहता है, तो उनके खिलाफ पूरा षड्यंत्र चल पड़ेगा। हम जब आपके गांव को बचाने की बात कहते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम आपके गांव को बचाएंगे, हम कहते हैं आपको ही अपना गांव बचाना पड़ेगा।
और जिसका गांव है अगर उसमें विवेक नहीं होगा तो कोई और आदमी अगर आकर के बचाने की बात करेगा भी तो वो ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं, क्योंकि गांव तो उसको बर्बाद करने पर ही लगा हुआ है ना, उसको तुला हुआ है, तो फिर कैसे चलेगी बात। इसलिए आपको अपने आसपास के लोगों को समझाना होगा, उनको बताना होगा कि भाई अपने सवाल पूछिए। अगर कोई साथी पूछ सकता है कि वैक्सीनेशन वाले मुद्दे पर उनका क्या स्टैंड है, कि जो ये गांव उजड़ रहे हैं उस पर क्या स्टैंड है, जो लोन बढ़ता जा रहा है उस पर क्या स्टैंड है, जो जबरदस्ती गाड़ियां उठा लेते हैं, जो ट्रैक्टर उठा लेते हैं किसान का, उस पर क्या स्टैंड है, जो आत्महत्याएं हो रही हैं किसानों की उस पर उसका क्या स्टैंड है, जो किसानों के खिलाफ बिल बन रहे हैं उस पर क्या स्टैंड है, जो गांव की पंचायती जमीन छीन ली है, जो गांव की पंचायती जमीन यानी कि आपके अस्पताल की, स्कूल की, शामलात की, आपकी चौपाल की, आपकी जोहड़ की, आपकी जितनी भी आपकी सामूहिक जमीन थी, जो पंचायती जमीन जिसको कहा करते थे, जिससे पंचायत को आमदनी होती थी, वो सारी की सारी सरकार ने अपने नाम कर ली। उसमें इस दुष्ट का क्या स्टैंड है पूछना तो बनता है ना, तो पता चलेगा। तो जितने भी लोग इसके लिए कल आएंगे, खड़े होंगे, कहीं स्कूल में कार्यक्रम होगा या किसी के घर में बैठ करके ये करेंगे, तो आपको पता लगना चाहिए ना कि वो क्या बोलता है उसके ऊपर। कोई तो पूछ ले, गांव का कोई तो व्यक्ति पूछ ले। अब हम वहां जो बैठे हैं वही पूछ ले कि दुष्ट भाई ये तो बता दो कि मतलब इस पे तुम्हारा क्या स्टैंड है, ये जो जमीन है ये वापस होनी चाहिए कि सरकार के पास ही रहनी चाहिए, और सरकार इसको अडानी को देना चाहे, अंबानी को देना चाहे, तो कल को अपनी चौपाल में एंट्री करने के लिए हमको परमिशन लेनी पड़ेगी प्राइवेट कंपनियों से ना। जब एक्वायर हो जाएगी तो फिर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए। आपके गांव में जो भी नेता आता है उससे ये सवाल पूछना बनता है, और किसी को अगर साइड इफेक्ट हुआ है तो उसके लिए आपकी सरकार ने क्या प्रोविजन रखा हुआ है वो पूछिए जरा। भाई आपको पूछना पड़ेगा ना। और हमको पढ़ने के लिए बाहर ही जाना क्यों पड़ता है, हमारे गांव के अंदर क्यों नहीं है? 60% जो पोस्ट है वो खाली क्यों है? लाखों की संख्या में पोस्ट खाली हैं, तो वो खाली क्यों है, ये बात तो पूछना बनता है ना। और अभी ग्रुप डी की भर्तियां अभी चुनाव से पहले चालू हुई हैं। अब सोचिए, चुनाव में केवल ये बताएंगे कि योग्य लोगों को तो नौकरी मिल रही है, मतलब जो ग्रुप डी में भर्ती हो सकते हैं केवल वो योग्य हैं। बाकी आपने देखा था अफसरों की जब भर्ती हुई तो सारे के सारे बाहर से थे। जब मतलब आप ये देखिए, जहां भी नॉमिनेट करने की बारी आती है बड़े लेवल पर डिसीजन मेकिंग में, वहां बाहर से लोग बुलाए जाते हैं। और जितने भी संवैधानिक पदों पर जहां सरकार चिन्हित करती है और सरकार अपॉइंट करती है, वो ज्यादातर लोग राष्ट्रीय समलैंगिक संघ से बिलोंग करते हैं और वहीं से आते हैं। तो ये बड़ा झोल है, आपको इसको समझना पड़ेगा कि आपके स्कूलों को बर्बाद करने के लिए, आपके कॉलेजेस को बर्बाद। अब देखिए, आप यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी वीसीज हैं, ज्यादातर वीसीज जो इस सरकारों में लगे हैं, उन सबका जो संबंध है वो पुराना संबंध आरएसएस से है। और वो इस तरह के लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको चपड़ासी भी ना लगाए कोई, उनको वीसी लगा दिया। अब वो भट्ठा नहीं बैठाएंगे तो क्या करेंगे यूनिवर्सिटीज का। और हर यूनिवर्सिटी की ग्रांट कम करना, वहां पीएचडी की सीटें कम करना, एडमिशंस कम करना, एडमिशंस महंगे करना, और ज्यादातर पंगे रखना, बच्चों के ऊपर मुकदमे करना, आंदोलन की जो भूमिका है उसको तोड़ना, आंदोलनवाद जो माहौल है कि अपनी मांग उठाने वाले जो लोग हैं उनको तोड़ना, उनके खिलाफ उल जुलूल कुछ भी आरोप लगा देना। जैसे किसानों के ऊपर उल जुलूल कुछ भी, मतलब देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, पता नहीं किस चीज का मुकदमा लगा दिया, वो जारी रखते हैं। तो इसी तरह के मुकदमे वो कंटिन्यूस रखते हैं। तो वो सारा का सारा यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। तो सारी की सारी, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब बर्बाद हो रही है। तो आप इन सवालों को नोट करके रखिएगा, इन सवालों को आपको नोट करके रखना है। और लोगों से पूछने की जब हिम्मत आएगी, जब लोग इकट्ठे होंगे, तो आपको पता चलेगा। बाकी बहुत जल्दी हम इस पर भी अपनी चर्चा डालेंगे कि हम पॉलिटिकली हम किस तरह का चेंज देखना चाहते हैं और किस तरह का भारत, किस तरह की राजनीति हम देखना चाहते हैं।
और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ वैसी राजनीति मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए वैस तरह की राजनीति में, तो लोगों को आना होगा आगे। हम नहीं आएंगे, मतलब जिस तरह के हमारा पर्पस क्या है, जो हमारा लोगो है, ये आपने देखा होगा, ये लोगो मैं आपको दिखाता हूं। ये लोगो जो है, इसमें जो ये नेता है ये किसान का बैल बन रहा है ना, तो इसमें हम बताते हैं कि हमारा पर्पस ये है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें जो नेता है वो मालिक वाली भूमिका में ना आकर के किसान के बैल की भूमिका में आए। किसान मतलब जनता, हम भारत के लोग उसके मेहनत कश के तौर पे, उसके साथी के तौर पर आए कि वो जो जैसा चाहे वैसा व्यवस्था बनाए और उसकी निगरानी जनता सरकार मोर्चा समेत बाकी के सारे लोग करें। वो निगरानी कैसे रखनी है, ऐसी व्यवस्था बनाए हम। तो इस पर कुछ करने का प्लान है, आप में से बताइएगा कौन कौन लोग इस प्रक्रिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही गांव में आप ये कर सकते हैं। तो आप बताइए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप मिस्ड कॉल कीजिए, मिस्ड कॉल नंबर आपको दिया है 9518170000। इस नंबर पर आपको मिस्ड कॉल करना है, तो साथी आपसे संपर्क कर लेंगे। फिर कर्जे वाले मसले पर भी हमने बताया था, आपसे संपर्क किया जा रहा है। जिनके मिस्ड कॉल ज्यादा हो गए थे वो भी कर रहे हैं, और अपने अपने गांव में जो लोग इस पे काम करना चाहते हैं वो बताएं जरूर कि हम राजनीतिक विकल्प पर काम करना चाहते हैं, हम एजुकेशन के विकल्प पर काम करना चाहते हैं, हम आयुर्वेद के विकल्प पर काम करना चाहते हैं, हम स्वदेशी के विकल्प पर काम करना चाहते हैं, हम बिजनेस वाले मॉडल पर काम करना चाहते हैं। हम आपका जो हुनर है, आप जिस तरह के काम पहले से कर रहे हो और जिसमें आपको लगता है कि आप समाज के लिए उपयोगी हो सकते हो, आपको वही सब करना है अपने समाज में। मतलब उसमें लीडिंग रोल में आकर के अपने समाज को बताना है कि ये चीजें ऐसे ठीक हो सकती हैं, ये चीजें ऐसे ठीक हो सकती हैं। कंस्ट्रक्टिव हमको करते जाना है। और जहां जहां फिर सरकार फालतू की बकवास करेगी, जैसे अगर मान लीजिए हमको कुमार को एस्टेब्लिश करना है गांव में, और अगर सरकार फालतू बकवास करती है इन प्लास्टिक कंपनियों की एडवर्टीजमेंट के लिए, तो फिर हमको लड़ना पड़ेगा। इस तरह से अलग अलग मुद्दों पर चलना होगा। और फिर मैं आपसे एक और मदद मांगने वाला हूं। बहुत जल्दी हम एक इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो इसी मुद्दे पर, कि हमको कुछ साथी ऐसे चाहिए जो कुछ साथियों को अडॉप्ट कर लें। मतलब ये ऐसा, इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम अपना काम भी करें और ये क्रांति वाला काम भी करें साथ के साथ, तो फिर टाइम कम लग पाएगा, क्योंकि हमें अपने घर भी चलाने हैं। ज्यादातर जो क्रांतिकारी साथी हैं वो इस तरह के हैं जो हैंड टू माउथ ही हैं, जो इस तरह से नहीं करते हैं कि भाई हम लोग इस तरह काम नहीं करते हैं कि हमारे पास कोई फंडिंग आती है या कोई चंदा आता है, बहुत सारा चंदा, या कोई विदेश से या कहीं से भी नहीं आता है। हम इवेंट करते हैं, जैसे अभी हमने नस्ल बचाओ रैली की, लोगों से हमने दान लिया। अभी 4-5 लाख रुपया हमारा पेंडिंग है जो देना है, वो धीरे धीरे कुछ लोग जो रेगुलर हमारे दान दाता हैं वहां से आएगा तो हम वो उधर पे कर देंगे। बट अब हमें रेगुलर अगर आगे बढ़ना है तो हमको आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए कुछ साथी ऐसे हैं जो समय नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो एक साथी को अडॉप्ट कर सकते हैं कि चलो एक साथी का खर्चा जो है वो हम सहन कर लेंगे, या 4 लोग मिलकर के एक साथी का खर्चा अडॉप्ट कर लें, और हम उस साथी को बिना पता चलना दें कि आपका खर्चा जो है कोई अडॉप्ट कर रहा है, और चुपचाप उसकी मदद करते रहें। तो ये इस तरह का मतलब एक सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक किताब की लॉन्चिंग के लिए मैंने कहा था आप लोगों को कि हम एक किताब लॉन्च करने वाले हैं पेरेंटिंग पर। उसमें वो व्यक्तिगत हम अपने लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि ज्यादातर लोगों तक हम इस विजन को लेकर के जाएं। और फिर जो स्कूलों में हम इस सिस्टम को लॉन्च करें, वहां से अगर कोई आमदनी होती है तो वो आमदनी जनता सरकार मोर्चा को ही मिले सारी की सारी। जिन स्कूल्स में, कोई प्राइवेट स्कूल में अगर हम इसको लॉन्च करते हैं या वहां से अगर कोई आमदनी का कोई साधन बनता है, तो हमने ये प्लान किया है कि जितना भी आमदनी का कोई साधन अगर बनता है तो उसका जो बेनिफिट है वो सभी साथियों को हो, उनके एक्सपेंसेस बियर करने में लगे और एक परमानेंट कोई सोर्स जो है वो बन सके। बाकी आप लोग सलाह दे सकते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, हमें किस तरह से आगे इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना अपना
अनुभव शेयर कर सकते हैं। पेरेंटिंग वाली किताब हम लॉन्च करेंगे, अभी पहले हम उसकी प्री बुकिंग करेंगे विनोद भाई, और जब प्री बुकिंग के बाद हमारे पास एक नंबर आ जाएगा कि हम इतनी बुक्स जो हैं वो बुक करने वाले हैं, और इतनी बुक के बाद हमारे कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जैसे अब हमारे को गाड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी, मतलब कोई एसयूवी हमको लेनी पड़ेगी और मजबूत वाली एसयूवी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमें लगता है कि जो मेरे पास पुरानी गाड़ी है वो जो मेरी अपनी गाड़ी थी पुराने समय पर जिसको मैं यूज कर रहा था वो बहुत चल चुकी है, 5 लाख किलोमीटर वो चल चुकी है और सारी की सारी समाज के लिए ही इस्तेमाल हुई है। मैंने उसे अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए तो चलाया ही नहीं है। और फिर हमने वो 5 लाख चलने के बाद अब वो रोज खड़ी रहती है कहीं ना कहीं, अब तो उसका काफी एक काम उसमें करना रहता है, कभी कुछ। तो मुझे लगता है कि अब हमारे को वो इतनी नीची है कि लगती जाती है, अगर उसमें 3 लोग 4 लोग बैठ जाएं तो सबसे ही नीची गाड़ी है वो, मतलब इस टाइम तो इंडिया में, तो इंडिया के रोड्स के लिए तो वो नहीं है। अभी पीछे उसका टायर फट गया था गड्ढे में गिर करके, तो फिर एक बड़ी कार हम लोग प्लान कर रहे हैं, और उसमें भी फिर उसके एक्सपेंसेस भी बड़े होने हैं, और फिर रेगुलर भी अब बहुत ज्यादा रेगुलर मूवमेंट चाहिएगी, तो उसके लिए भी हम लेकिन इसको ये नहीं चाहते कि ये डोनेशन से आए, बल्कि ये अर्निंग से आए, और वो अर्निंग हम लोग किताब के जरिए चाहते हैं। तो उस पर हम बता देंगे आपको जैसे ही किताब लॉन्चिंग का समय आएगा, और वो किताब ऐसी होगी कि आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत ज्यादा ये समझिए कि एक तरह से उसे हम ये कह सकते हैं कि वो पेरेंटिंग की गीता हम उसको कहते हैं। कई सारे लोगों ने उसे पढ़ा है, और जिन्होंने उसको पढ़ा है वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखी है कि नॉर्मल जो इंसान है, गांव में बैठा आदमी, उसको भी समझ आ जाएगा कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। और अगर गांव के हर आदमी को यह मालूम पड़ जाए कि उसके बच्चे को किस तरह का माहौल चाहिए, तो फिर गांव को इकट्ठा होकर के काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हम लोग जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, बाहर दौड़ रहे हैं, किसी नेता के पीछे भाग रहे हैं, हम उसकी चापलूसी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पर्पस तो यह है कि हमारा बच्चा खुश रहे, ऐसा माहौल दे सके या ऐसी नौकरी का इंतजाम या कुछ भी ऐसा कर सकें कि हम अपने लिए कोई रास्ते निकाल सकें। तो वो रास्ते अगर उसको ऐसा हम कोई रास्ता दे दें कि आप गांव में ही अपने रास्ते निकाल सकते हैं वैसे, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो उससे फिर आपको किसी पॉलिटिशियन के आगे भागने की, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात फिर यह है कि हमें बच्चों को क्या चाहिए वो मालूम पड़ गया पूरे गांव को, पूरा गांव मिलकर इंतजाम कर रहा है, सरकारों को टैक्स देना बंद कर दे, और पॉलिटिशियन की ताकत जो है वो हम कोल्हू के बैल जैसी बना दें, तो समझिए फिर तो हो गया काम। फिर हमें किसी पॉलिटिशियन के पीछे भागने की क्या जरूरत है। तो इसलिए इस पे हमको बड़ा काम करना पड़ेगा, और वो इस तरह की किताब होगी। मैं समझता हूं कि आप अपने जितने रिश्तेदार हैं उन सबको अगर बुलाएं उस लॉन्चिंग पर, हम प्लान कर रहे हैं उसकी लॉन्चिंग हम 8 जुलाई को करें। 8 जुलाई, मई में पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो चुके होंगे, तो मुझे लगता है कि 8 जुलाई सही रहेगा उसके लिए, ताकि लोगों को यह भी मालूम पड़ जाएगा तब तक कि हम लोग किस तरह की राजनीति में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, हमारा मोटिव किस तरह की राजनीतिक विजन देना है। उनको यह भी पता चल जाएगा। कुछ लोग अभी बोलते हैं यार ये तो चुनाव लड़ेगा, ये तो चुनाव लड़के ये करने वाला है, ये तो खुजलीवाल बनेगा, ये तो इस टाइप की बातें करेगा। तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी जबान पर ताला लग गया, अब बताओ अब क्या करना है। क्योंकि हम जिस व्यवस्था पर बात कर रहे हैं उस व्यवस्था में आदमी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अगर समाज से अच्छे लोग आएंगे तो फिर किसी एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है, फिर समाज की जरूरत है, वो समाज अपने आप आगे आकर के करेगा। तो इसमें आप लोग, जो मैंने आपको कहा था कि आप रोज कम से कम 1, 2, 5, 10 परिवारों से तो मिलिए, आप रोजाना जोड़िए, और जिसको किताब चाहिए हिंदी में अंग्रेजी में वो बताएं कि उनको कितनी प्रतियां चाहिए। क्योंकि हम ये प्लान कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर अपने 10 रिश्तेदारों को भी देगा तो 10 किताबें भी अगर वो देगा तो एक तो हमारी हेल्प होगी सीधा, और एक उनको भी आप बोलिए कि ये गिफ्ट है, या फिर आप इसको खरीदिए, या आप उनको रिकमेंड कीजिए, या आप उनको बताइए।
तो सीधे सीधे एक मूवमेंट रूप लेगा, एक बड़ा रूप लेगा कि एक आंदोलन बन रहा है बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा पर एक आंदोलन बन रहा है। और वो आंदोलन, उसमें सरकारी एक शब्द है ना, इसको काटना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चों की शिक्षा है वो सरकार के भरोसे नहीं होनी चाहिए, वो मां बाप के भरोसे भी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा समाज का विषय है और इसको समाज को ही आगे आकर के संभालना पड़ेगा। और समाज के लोग जब इसको आकर के पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो ये कुछ इस तरह का माहौल बनेगा कि हमें जिस तरह की औलाद चाहिए, जैसे हमको बच्चे चाहिए वैसी शिक्षा हो, ना कि जैसे उनको नौकर चाहिए वैसी। हमें उनके लिए बच्चे थोड़ी पैदा कर रहे हैं या उनके लिए थोड़ी बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि उन कंपनियों को कैसा बच्चा चाहिए, कैसा गुलाम चाहिए, किस तरह की याद चाहिए। तो सुरेश भाई पूछ रहे हैं किताब का मूल्य, हम लगभग 1000 रुपया रखेंगे किताब का मूल्य। तो जो ये है क्या नाम, मैं शिक्षा की बात कर रहा था, तो शिक्षा समाज का विषय है, शिक्षा व्यक्ति का विषय नहीं है और शिक्षा सरकार का विषय नहीं है। लेकिन जो समाज ने इकट्ठा होकर के अपने गांव में स्कूल बनाए थे और उसमें कुछ लोगों ने डोनेशन से स्कूल बनाए थे, वो सारे के सारे जो स्कूल हैं उनकी जमीनें सरकार अपने नाम पर कर चुकी है। और बहुत बड़ा धोखा हो चुका है गांव के लोगों के साथ कि सरकारों ने अपने नाम कर ली सारी जमीनें। तो वो जमीनें अब हमको वापस लेनी है, अपने लोगों को ये बताना भी है कि जो साइड इफेक्ट हुए हैं उनकी भरपाई की जाए, इन कंपनियों को भारत से बाहर किया जाए, हमारे बच्चों को जो ओरिजिनल ब्लड है वो रखा जाए, प्योर ब्लड रखा जाए, इनके शरीरों में केमिकल का कबाड़ ना डाला जाए। और फार्मा कंपनियों की गुलामी करने की जरूरत नहीं है नेताओं को, देश के लोगों को उठ करके इसके लिए सवाल उठाना चाहिए। और जो नेता आपके गांव में आता है उससे पूछना चाहिए कि उस वक्त तुम कहां थे, क्या लॉकडाउन सच में जरूरी था, क्या सचमुच बीमारी थी, क्या सचमुच वो इलाज था जो आपके शरीरों में डला, क्या नेता को मालूम था। देखिए, दो चीजें होती हैं। जैसे नोटबंदी के केस में मैं आपको बताता हूं, नोटबंदी हुई, अब उसके दो कारण थे। नोटबंदी के पीछे जो है ना, मान लो प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर दी, असल में प्रधानमंत्री ने नहीं करी थी, आरबीआई ने करी थी। आरबीआई ने भी जो उद्योगपति हैं उनके भरोसे पर की थी। बदले में बीजेपी को 16 लाख करोड़ रुपया मिला था। उससे उसने सारे देश के अंदर हर जिले में उस कागज के टुकड़ों के बदले अपनी जमीनें खरीद ली। 2-2 हजार का जब नोट आया उस टाइम पे, 2016 में जब नोटबंदी हुई तो देश में 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी। ये तो आरटीआईज पड़ी हुई हैं, आरबीआई के बयान पड़े हुए हैं, एसबीआई के भी बयान पड़े हैं कि टोटल जो 500 के नोट थे उसमें 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी नोट थे हमारे पास। तो जब वो नोट वापस लिए और नए नोट लॉन्च किए 2000 के, तो उस टाइम पर 34 लाख करोड़ रुपया मार्केट में सर्कुलेशन में उन्होंने निकाल दिया। हम तो उसकी वैल्यू वही ले रहे हैं जो पहले ले रहे थे, तो हमने अपनी जमीनें उनको देनी स्टार्ट कर दी। तो वो कागज के टुकड़ों के बदले में वो हमारी जमीनें ले गए और बाद में वो कागज के टुकड़े वापस कर दिए। 2000 का नोट अब गायब हो चुका है, मतलब वो आए, आपकी जमीनें ली और अब वो मार्केट से गायब हो गया। तो अब वो करेंसी नोट नहीं है, अब उसके बदले में आपको आपका गोल्ड तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो नोट ही गायब कर दिए। अब 500 का भी गायब कर देंगे ऐसे ही वो लोग। तो आपकी पूंजी तो गई सिंपल इसके अंदर। अब प्रधानमंत्री के कंधे पर रखकर ये बंदूक चली और प्रधानमंत्री ने इसके लिए गुलामी स्वीकार करी बैंक ऑफ इंग्लैंड की, जिसकी शाखा है आरबीआई। ये तो आप सबको मालूम ही है। तो अब या तो प्रधानमंत्री को पता था कि भाई नोटबंदी से देश बर्बाद होगा, या उसको नहीं पता था। अगर उसको पता था तो उसने जानबूझकर देश बर्बाद किया, और अगर उसे नहीं पता था तो उसे माफी मांगनी चाहिए कि मेरे को नहीं मालूम था, मैं बेवकूफ था, मैं गधा था, मुझे नहीं समझ में आया था, इनका खेल समझ में नहीं आया। उसको किसी से पूछना चाहिए था। तो ना तो उसने किसी से पूछा, ना उसने ये कहा कि जो मैंने कहा था कि इससे क्या होने वाला है उसका कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कितने आतंकवादी हरकतें रुकी हैं, कितने दंगे रुके हैं, कितने का अपराध रुके हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे तो सिर्फ मतलब मीडिया का मुंह जिधर घुमा दो उधर बकवास करने लग जाता है। अब आपको जो करना है वो ये करना है कि क्या प्रधानमंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए देश के लोगों से?
इसी तरह से जो जैसे मैंने नोटबंदी पे बोला है, इसी तरह जीएसटी का खेल था। क्या उसे मालूम था कि इससे ये बर्बाद होंगे? जो अभी ये जितने भी इनको हम अकाउंटेड मतलब बिजनेस बोलते हैं, जैसे हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है बिजनेस का, इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करना जा रहा है। हर रेडी पटरी वाले को, हर किसी को रजिस्ट्रेशन करके हम लोग उसको उस कैटेगरी में लेके आ रहे हैं कि उसे टैक्स के दायरे में आना पड़ेगा, और वो सारी की सारी जो पैसे की ट्रांजैक्शन है वो डिजिटली करे, ताकि सरकार के पास उसका डिटेल रहे। और अभी आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग की गाइडलाइंस भी जारी की हैं कि मतलब आप डिजिट लैंड कर रहे हो और आप डिजिट को ही रुपया मान रहे हो। ये भी बड़ा खेल है जिसके ऊपर हमको बड़ा सोचना पड़ेगा। तो अभी जो ये कोरोना था, लॉकडाउन था, वैक्सीन थी, इसकी सच्चाई नेता को पता थी कि नहीं पता थी? देखो ना भाई, अब तो देश के लोगों को तो इसकी सच्चाई मालूम है, तो नेता को भी मालूम थी कि नहीं मालूम थी? ये तो पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? तो आप उनसे पूछो कि आपको मालूम थी कि नहीं मालूम थी। अगर नहीं मालूम थी तो इसका मतलब क्या है कि वो भी बेवकूफ निकला, या रिसर्च नहीं कर रहा था, या नेतृत्व करने वाला आदमी को तो मालूम होना चाहिए ना उन चीजों की गहराई, लेकिन उसको नहीं मालूम थी। ना उसने रिसर्च करी, ना उसने अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा। हम तो गए थे ना हर पॉलिटिशियन के पास कि हमारे देश के लोगों को बचाओ, लेकिन वो तो नहीं बचाए, वो तो नहीं बोले। इसका मतलब वो घाघ लोग चुपचाप आपकी बर्बादी देख रहे थे। उनको मालूम था जब नेता को पार्लियामेंट में जाने के लिए, विधानसभा में जाने के लिए वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने की छूट थी, आपको स्कूल में जाने के लिए क्यों नहीं थी? आपके बच्चे को आपसे तो जबरदस्ती की जा रही थी ना। और फिर सरकार ने तो बड़ा चुपचाप बोल दिया कि भैया जो डेथ हुई है उनके लिए हमें सहानुभूति है, लेकिन हम गारंटी नहीं लेते, हम वो नहीं लेते, मतलब जिम्मेदारी नहीं लेते, हम जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम था और हर वैक्सीन कंपनी की अपने फैक्ट शीट में सारी डिटेल्स दे रखी थी कि किस चीज का क्या क्या साइड इफेक्ट होना है, तो इसलिए हम जिम्मेदार नहीं है। इस तरह से हमारे देश के लोगों को किस तरह मूर्ख बनाया गया, और उस मूर्ख बनाने की प्रक्रिया में वो नेता जो आपके गांव में आ रहा है, जो हमारे गांव में आ रहा है, जो किसी के गांव में आ रहा है, उस नेता से पूछो तो कि भैया तुमको मालूम था कि नहीं मालूम था? मालूम था तो तुमने मरवाए हमारे लोग, और वो मर रहे हैं तो तुम्हारे जिम्मे हैं। और नहीं मालूम था तो तुम कैसे गधे हो, फिर तुम्हें नेता बनने के लायक नहीं। तो वो लोग जवाब दें और उनसे पूछें आप। और क्योंकि आपको पूछना सिखाना ही जनता सरकार मोर्चा का मकसद है। हम लोग किसी तरह के कोई ठेकेदार नहीं हैं। हम लोग मतलब एक कॉमन से लोग हैं जो ये समझते हैं कि जिस चीज का हमको पता चल गया हमें बताना चाहिए, और जब आपको पता चल गया तो आपको और लोगों को बताना चाहिए। और जब आज बोलना शुरू करोगे तो 2 साल बाद आपको बात समझ में आएगी, कुछ लोगों को 4 साल बाद समझ आएगी, कुछ लोगों को 6 साल बाद समझ आएगी, और कुछ लोगों को कभी नहीं आएगी। जो किसी की गुलामी कर रहे हैं, जिन्होंने किसी का गले में पट्टा डाला हुआ, वो लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी। सो आपकी बात समझने के लिए केवल एक ही चीज जरूरी है कि कॉमन सेंस जिंदा हो। तो कॉमन सेंस वाले लोगों को ढूंढिए, उनको समझाइए, उनको बताइए, उनसे इकट्ठा करिए, उनसे इकट्ठा उनको बिठा करके उनसे बातें कीजिए, और इस तरह से चलिए। अब गांव में इनको बैन करना बड़ा जरूरी है नेताओं को, कि गांव में एंट्री बैन हो ऐसे नेताओं की जिन्होंने हमारे लिए नहीं बोला। और ये पॉलिटिकल अवेयरनेस आनी बड़ी जरूरी है। किसान इस बात को समझ ले, और जो आम लोग हैं, जितने भी गांवों के लोग हैं, वो सरकारों से खैरात लेना बंद कर दें। ये डिजिट्स हैं, ये पैसे नहीं हैं, इनके बदले आपका जमीर, आपकी आत्माएं खरीदी जा रही हैं। और आप बोलोगे नहीं, आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, आपको ये देना पड़ेगा, फलाना ढिमकाना, ये कागज देने पड़ेंगे, फैमिली आईडी बनवानी पड़ेंगी, ये सब ड्रामे चलते रहेंगे जब तक आप लालच में फंसे रहोगे। आपको लालच से निकलना पड़ेगा कि सरकार से क्या लाभ मिल सकता है, और भाईचारे को मजबूत करना पड़ेगा, गांव को मजबूत करना पड़ेगा। यही एकमात्र रास्ता बचता है आपको अपने गांव को बचाने का, अपनी अगली पीढ़ियों को बचाने का। तो जो साथी आपस में जुड़े हैं, किसी जहां से वो आप बोल रहे हो वहां दीजिए, आप एक दूसरे के साथ जुड़िए और उनको मजबूत कीजिए, और जो नेता आते हैं उनसे सवाल पूछिए। बाकी गिगनाऊ के शिव मंदिर में हम
कल यानी कि 9 तारीख को हम पहुंच रहे हैं। बाकी उसी एरिया में हम होंगे। और फिर आप हिसार में भी जा रहे हैं, 11 तारीख को हम हिसार में भी पहुंच रहे हैं, तो वहां भी मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और पहुंचाइए बातों को, आप भी समझिए और आगे भी समझाइए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।